डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नाइस स्टोरीज पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। तीनों लड़कियां सिया, अनन्या और शालिनी हाथ में हाथ डाले चली, कई बार पीछे मुड़कर देखते हुए। जब उस कमरे का दरवाजा, जिसमें वे कुछ मिनट पहले फंसी थी, आखिरकार उनके पीछे बंद हुआ, उन्हें अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि वे उस स्थिति से कैसे निकली। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, बहुत तेज, बहुत तीव्र। लेकिन उनमें से कोई भी इतना रुकना नहीं चाहता था कि सवाल पूछे। इसके बजाय वे पूरी तरह से गुलमोहर लेन छोड़कर चली गईं, तब तक नहीं रुकी जब तक वे पार्क से बाहर और चांदपुर बाजार की एक व्यस्त सड़क पर नहीं पहुंच गईं, जहां रोजमर्रा की जिंदगी की आवाज और हलचल थी। हालांकि आसपास बहुत से लोग चल रहे थे, फिर भी उन्हें पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। वाकई नहीं। वहां क्या हुआ था, सिया ने पूछा, अभी भी थोड़ा हाँफते हुए। पता नहीं, अनन्या ने कहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह कोई आंतरिक झगड़ा चल रहा था, जैसे वे सब एक ही ग्रुप से थे। है ना, मुझे लगता है कि कृति जिन लड़कियों को लाई थी, वे भी उसी दूसरी लड़की, आरती या जो भी उसका नाम था, की थी। और किसी कारण उसने हमारी मदद करना चुना। वे चलती रहीं, इस सब को समझने की कोशिश करती रहीं। तभी उन्होंने नोटिस किया कि शालिनी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह खाली नजरों से कहीं दूर देख रही थी, उसका चेहरा भावहीन था, जैसे वह वहां थी ही नहीं। शालिनी, तुम ठीक हो? सिया ने धीरे से पूछा। फिर उसने आह भरी। मैं क्या कह रही हूँ? बेशक तुम ठीक नहीं हो, हम में से कोई भी ठीक नहीं है। माँ ने पहले लाखपति लाइनेज वीसी का नाम लिया था, कहा था कि वही कंपनी थी जिसने हमारे परिवार को बचाया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, उन जैसे लड़ाकों से भरे एक जिम का ऐसी ताकतवर कंपनी से क्या लेना देना हो सकता है? शालिनी ने सोचा, लेकिन इसे जोर से नहीं कहा। लड़कियों को जो नहीं पता था, और स्कूल में वाकई किसी को नहीं पता था, वही ये कि सिता विद्यापीठ की गुंडे लड़कियां लाखपति जिम का मर्च सिर्फ खास परिस्थितियों में पहनती थीं। वे इसे स्कूल के मैदान में नहीं दिखाती थीं। ये दिखावे के लिए नहीं था। वे इसे तब पहनती थी जब वे स्कूल के बाहर ट्रेनिंग करती थीं, या जब उन्हें कुछ खास तरह के काम निपटाने होते थे। ज्यादातर छात्रों के लिए ये सिर्फ जिम का सामान था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान देने लायक कुछ नहीं। आरती ने अपनी बाहें सीने पर चढ़ाईं, उसकी अभिव्यक्ति में निराशा सुलग रही थी। तुम लोग आखिर सोच क्या रहे थे? उसने कहा। सिर्फ इसलिए ऐसा करना क्योंकि किसी दूसरी स्कूल की लड़की ने तुमसे कहा। सिमरन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। आरती, हमें समझ नहीं आता, हमने ऐसा क्या गलत किया? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आरती ने जारी रखा। ऐसा नहीं लगता कि उन लड़कियों को ज्यादा चोट पहुंची। अगर जरूरत पड़ी तो हम दोष को इधर उधर कर देंगे, कहानी को मोड़ देंगे। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जान लो, मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूं। इसे दया समझने की गलती मत करना। बिना सोचे सिमरन खड़ी हुई, आगे बढ़ी और अपनी बाहें आरती के चारों ओर लपेट दी। उसके कंधे कांप रहे थे, आंसू उसके चेहरे से बहते हुए आरती की जैकेट में समा रहे थे। आरती ने गले नहीं लगाया, लेकिन उसने उसे धक्का भी नहीं दिया। अगर सिता विद्यापीठ की लड़कियों को किसी एक चीज की वाकई कदर थी, तो वही ये थी कि आरती वास्तव में उनकी परवाह करती थी। वह सिर्फ सख्त नहीं थी, वह उनकी रक्षा करती थी, और वे ये जानती थीं। मैंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आरती ने धीरे से कहा, उसकी आवाज थकान से भारी थी। मैं नहीं चाहती थी कि हमने जो कुछ बनाया है वह बर्बाद हो जाए। हमें अब उस तरह नहीं जीना पड़ता जैसे पहले जीते थे। हमें अब खुद को खतरे में नहीं डालना पड़ता। हमें अब उन लोगों के साथ डेट करने की जरूरत नहीं है जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते, सिर्फ जीवित रहने के लिए। तीनों लड़कियां खड़ी हुईं और एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उनके बीच एक खामोश वादा गुजर रहा था। मैं बस सामान्य रूप से बोल रही थी, आरती ने सावधानी से कहा, उसका लहजा बदलते हुए। यह एक लंबा दिन रहा है, तनाव बहुत है। चलो सब बाहर निकलते हैं और थोड़ा शांत हो जाते हैं, ठीक है? सिमरन ग्रुप के पीछे थी जब एक आदमी, फैसल खान, ने उसका कलाई पकड़ लिया। अरे सिमरन, ये सच नहीं है ना? उसने धीमी और खतरनाक आवाज में पूछा। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि जिसे चाहो उसे पीट सको, है ना? लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंची, एक और आदमी ने बिना चेतावनी के अपनी बांह घुमाई और उसका मुक्का सीधे आरती के चेहरे पर जाकर लगा। और तुमने सुना ना कि उन्होंने इस कमरे के बारे में क्या कहा? साउंड प्रूफ।
यहाँ से कोई कुछ नहीं सुन सकता, मेरे दिमाग में कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। लड़कियां तुरंत एक साथ सिमट गईं, सहज रूप से पीछे हटते हुए। उनकी नजरें कमरे में निकास के लिए टटोल रही थीं। कोई भी करीब नहीं था। घबराहट शुरू हो रही थी। 3 वयस्क पुरुष अंदर घुसे, कैजुअल बेमेल कपड़े पहने हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी कुछ भी हो लेकिन बेतरतीब नहीं थी। सिता विद्यापीठ की लड़कियां जल्दी से बेहोश पड़ी लड़कियों को उठाने लगी, उन्हें निकास की ओर ले जाते हुए। आरती खुद उनकी मदद करने लगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी, यहाँ तक कि जो उनकी नहीं थी, बाहर निकल रही थी। उस आदमी ने उसे एक गहरी नजर दी, फिर आधी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं करूंगा, और ऐसा लगता है कि तुम सही लोगों से दोस्ती करना जानती हो। अफरा-तफरी के आखिरकार खत्म होने के बाद सिता विद्यापीठ की 6 लड़कियां अपने एक आम ठिकाने की ओर बढ़ीं। वह जगह जो हमेशा तटस्थ जमीन जैसी लगती थी। आरती की बुआ कामिनी शर्मा पास में एक हेयर सैलून की मालकिन थी। वह एक हेयर स्टाइलिस्ट थी जिनके पास वफादार ग्राहक थे, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वह सिता विद्यापीठ की लड़कियों को स्थायी छूट देती थी। दोपहर में वहां हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन लड़कियों को इसकी परवाह नहीं थी। ये स्कूल के पास था, उनके इलाके में, और उन लोगों से घिरा हुआ था जो जानते थे कि उनसे उलझना ठीक नहीं। इस बार सिर्फ आरती और उनकी 2 सबसे करीबी सहेलियां, प्रिया और निशा, ही नहीं थीं। सिमरन और बाकी, जो अभी भी पहले हुई घटना से हिली हुई थीं, भी साथ आई थीं। जैसे ही वे सैलून में दाखिल हुईं, कामिनी ने अपने वर्कस्टेशन से ऊपर देखा, उन्हें इस तरह घूरते हुए जैसे वह मुसीबत को दरवाजे से अंदर आने से पहले ही सूंघ सकती थी। तुम लड़कियां हमेशा अपने खतरनाक कामों में उलझी रहती हो, कामिनी ने बुदबुदाया। एक ग्राहक के बालों में डाई लगाते हुए रुके बिना मैंने आंखें मूंद ली है क्योंकि तुम में से कोई टूटी फूटी हालत में वापस नहीं आई। लेकिन ये किस्मत हमेशा नहीं चलेगी, एक दिन ये खत्म हो जाएगी। हम ज्यादा सावधान रहने की कोशिश कर रहे हैं, आरती ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। मैं सबको उस तरह के कामों से दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। हम ठीक हैं, है ना? तुम में से ज्यादातर, कामिनी ने सूखे लहजे में जवाब दिया। उनकी नजरें सिमरन के चेहरे पर टिकीं, जो अभी भी पहले की मार से लाल और चोटिल था। उन्हें नहीं पता था कि वह निशान आरती ने छोड़ा था, लेकिन उनकी चिंता साफ झलक रही थी। वहां आखिर हुआ क्या था? सिमरन ने धीरे से पूछा। वे लोग जिन्होंने हमें बचाया। मुझे वाकई लगा था कि सब खत्म हो गया। मुझे लगा था कि हमारा काम तमाम है। सिता विद्यापीठ की लड़कियां हमेशा नियंत्रण, ब्लैकमेल, रिकॉर्डिंग्स और सूचना के दबाव पर निर्भर रहती थीं। ये लोगों को काबू में रखने के लिए काफी था। लोग तब जवाबी हमला नहीं करते थे जब कैमरे पर उनके लिए परिणाम इंतजार कर रहे हों। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बॉयफ्रेंड्स, जिन पर वे भरोसा करती थीं, ने गुलमोहर लेन में उनके खिलाफ पलटवार किया। कैसे चीजें तेजी से बिगड़ गईं और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। और फिर जैसे ही हालात खराब हुए, 3 वयस्क पुरुष अंदर आए और स्थिति पर काबू पा लिया, ये कहते हुए कि उन्हें लाखपति जिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति की रक्षा करने का आदेश दिया गया था। क्या हमने उस गठबंधन की वजह से जिम ज्वाइन नहीं किया था जो आरव ने बनाया था? एक लड़की ने पूछा। तो क्या वे लोग भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं? शायद ये ग्रुप हमारी सोच से कहीं बड़ा है। शायद ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी, विचारशील। जिस आदमी ने उसे बचाया था, उसके शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ऐसा लगता है कि तुमने सही लोगों से दोस्ती कर ली है। आरती अपनी सीट से खड़ी हुई और अचानक जोश के साथ अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी। ठीक है, बुआ कामिनी, उसने पुकारा। आज मुझे आपकी ओवरटाइम मेहनत चाहिए। यहाँ हर लड़की को सिर से पांव तक बिल्कुल शानदार दिखना है। मैं बात कर रही हूँ बाल, मेकअप, सब कुछ। और जितना हो सके लाखपति जिम का मर्च निकालो। कुछ लड़कियां तुरंत सतर्क हो गईं। पहले से ही अपने बैग्स में टटोलने लगीं और जैकेट्स उतारने लगीं। कामिनी ने एक भौं उठाए लेकिन कोई विरोध नहीं किया। अगर आरती गंभीर थी तो वह भी तैयार थी। वह रुकी, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसने हमें एक मौका दिया। अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसे इस गठबंधन पर पछतावा न हो। वह कमरे में और गहराई तक बढ़ा, उसकी आवाज स्थिर थी। और यह हमारे हित में है कि वे सुरक्षित रहें। विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया। तुमने इसे अच्छे से संभाला, आरव ने कहा। परिवार की गतिविधियों पर नजर रखते रहो। अगर कुछ भी बदलता है, मुझे तुरंत पता होना चाहिए। मेरे लिए, मैं अभी अपनी खुद की गड़बड़ी संभाल लूंगा। विक्रम की आंखें नीचे झुकीं। उसके चेहरे पर निराशा का हल्का सा निशान था।
ये साफ था कि वह हर चीज में शामिल होना चाहता था, न सिर्फ बाहरी खतरों में बल्कि आरव की निजी दुनिया में भी। तस्वीरें, दर्जनों तस्वीरें, पोज दी हुई तस्वीरें, ग्रुप की कैंडिड तस्वीरें, लाखपति लोगों के साथ स्टाइलिश कपड़े जो सबसे आगे थे। आरती और सिता विद्यापीठ की लड़कियां अपने गियर को इस तरह दिखा रही थीं जैसे वे मिशन पर मॉडल हों। तस्वीरें वाकई अच्छी थीं, साफ, आकर्षक, आत्मविश्वास से भरी। ऐसी चीजें जो लोगों को स्क्रॉल करते वक्त रुकने पर मजबूर कर दें। आपको एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, आपको एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। उसका फीड एक के बाद एक बिक्री नोटिफिकेशन से भर गया, इतनी तेजी से आ रहे थे कि वह उन्हें चेक नहीं कर पा रहा था। जितना ज्यादा वह देखता उतने ही ज्यादा नंबर बढ़ते जाते और उसकी मुस्कान उतनी ही बड़ी होती जाती। अगले दिन स्कूल में लंच का समय हमेशा की तरह आया और परिचित 6 लोग अपनी हमेशा की जगह चांदपुर हाई की कैंटीन में बैठे। जय, जतिन और आरव टेबल के एक तरफ, सिया, अनन्या और शालिनी दूसरी तरफ। शालिनी को फिर से साथ खींच लिया गया था, हालांकि इस बार उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। आमतौर पर वह अकेले खाना पसंद करती थी। बेशक कुछ लोग उसी टेबल पर बैठ सकते थे, लेकिन वे शायद ही कभी उससे बात करते थे। तो जब सिया ने उसे लगभग खींचकर साथ लिया, वह हिचकिचाई, लेकिन मन ही मन थोड़ा खुश थी कि उसे शामिल किया गया। जैसे ही वे बैठे, सिया को बात शुरू करने में देर नहीं लगी। उसने तुरंत पिछले दिन की घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने सिता विद्यापीठ की लड़कियों के बारे में बताया, घात के बारे में, और यह भी जिक्र किया कि इसके पीछे कुछ लड़कियां इसी स्कूल से थीं। बेशक वे लड़कियां आज सुविधाजनक रूप से स्कूल नहीं आई थीं, लेकिन इससे पहले कि सिया अपनी कहानी खत्म कर पाती, धड़ाम, जय की मुट्ठी टेबल पर जोर से गिरी। वे सिता विद्यापीठ की लड़कियां, उसने आंखें फैलाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, जबकि हमने उनके साथ गठबंधन किया था। अरे शांत हो जा, बड़े भाई जतिन ने एक भौं उठाते हुए कहा। साफ है कि सब कुछ ठीक हो गया। मेरा मतलब, बस इन तीनों को देखो, ये तो चमक रही हैं। उसने एक आंख मार दी, जिससे अनन्या ने आंखें घुमाई और शालिनी ने नजरें फेर ली। सभी के बीच एक खामोश झेप साझा हुई। जय की सख्ती से भरी जबड़ा धीरे धीरे ढीला पड़ा। वह पीछे बैठ गया, अभी भी भौहें चढ़ाए हुए, लेकिन उसकी आंखों की आग धीमी पड़ रही थी। आरव और जतिन ने एक दूसरे की ओर देखा। जय वाकई में एक प्यारा लड़का था। जब उसे परवाह होती थी तो गुस्सैल, लेकिन उसका दिल हमेशा सही जगह पर था। अब जब आरव इस बारे में सोच रहा था तो आरती ने सिर्फ उन लड़कियों की मदद नहीं की थी, उसने उसकी भी मदद की थी, तब भी जब वे एक ही पक्ष में नहीं थे। रुको, अनन्या ने अचानक कहा, उसके विचारों को तोड़ते हुए। हम पहले सोच रहे थे, आरती ने अपनी ही लोगों के खिलाफ लड़कर हमारी मदद क्यों की? क्या ये उस गठबंधन की वजह से था? ये बस एक समझौता है, आरव ने कहा। तुम्हें पता है, हर जगह मुसीबत मचाने वाले होते हैं। जैसे यहाँ दीपक था। वह थोड़ा पीछे झुका, अपन बड़ी व्याख्या को सही रखने की कोशिश करते हुए। अगर उनके स्कूल का कोई हमारे स्कूल के किसी को मुसीबत में देखता है तो वे मदद करते हैं, और हम भी ऐसा ही करते हैं। गठबंधन का यही मतलब है। बाकी दो चुपचाप राहत महसूस कर रहे थे। जतिन ने वाकई इसे अच्छे से समझाया था, बिना उस गठबंधन के कठोर हिंसक हिस्सों में गए। इसने आरव को भी थोड़ा हैरान कर दिया। बेशक बहुत सारे गुंडे वहां ट्रेनिंग करते थे, लेकिन यह अभी भी थोड़ा खास था। ज्यादातर आम छात्र लोगों पर ध्यान नहीं देते थे। मैंने सिता विद्यापीठ की लड़कियों को इसे पहने हुए देखा, शालिनी ने कहा, और मुझे लगता है मैंने यहाँ भी कुछ छात्रों को इसे पहने देखा है। क्या ये गठबंधन का हिस्सा है? क्या सब लोग एक ही कपड़ों से जुड़े हैं या कुछ ऐसा? फिर आरव ने लापरवाही से अपना फोन टेबल पर रखा और उसे बीच की ओर सरकाया। बाकी लोग झुके जब आरव ने स्क्रॉल किया और किसी ने एक पोस्ट की और इशारा किया। ये वही है, सिया ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। ये वही सिता विद्यापीठ की लड़कियां हैं जो कल थीं। ब्रांड सिर्फ ट्रेंड नहीं कर रहा था, वह बढ़ रहा था। चुपके से कुछ ऐसा बना रहा था जब उस टेबल पर बैठे किसी को भी पूरी तरह समझ नहीं आया। ओह, तो क्या उन्हें कंपनी स्पॉन्सर कर रही है? सिया ने फोन की स्क्रीन देखते हुए कहा। यह समझ में आता है। मैंने सुना है ब्रांड्स ऐसा करते हैं। क्या यही तरीका नहीं था जिससे दूसरा जिम ब्रांड शुरू हुआ था, जिम फिश या कुछ ऐसा? तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, आरव ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम तीनों ही थी जो लगभग चोटिल हो गई थी। हम ठीक हैं, तनाव मत लो। कल की कृति की बातें अभी भी शालिनी के दिमाग में घूम रही थी कि आरव स्कूल का लीडर था।
उसने तब इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब इस गठबंधन, जिम से कनेक्शन और रव के इस सब के बारे में अजीब तरह से शांत रहने के साथ उसका मन कह रहा था कि इसमें और भी कुछ है। आरव ने सिर हिलाया, अभी भी मुस्कुराते हुए। उसके सीने में एक दुर्लभ गर्माहट भर रही थी। एक पल के लिए सब कुछ सरल लगा, हल्का। उसने स्क्रीन की ओर देखा। मैं तुम्हें निरस्त सेना के सदस्य के रूप में तुम्हारा पहला मिशन दे रहा हूं, उसने कहा। स्कूल के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अपनी डेस्क पर आरव बैठा हुआ था, अपनी पेन को सतह पर बार बार ठकठकाता हुआ, उसे बार बार क्लिक करता हुआ। आवाज हल्की थी, लेकिन इतनी स्थिर थी कि लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। कुछ छात्रों ने चिढ़कर पीछे मुड़कर देखा, कुछ कहने को तैयार, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यह शोर कौन कर रहा था। उनके चेहरे के भाव जम गए। वे बिना एक शब्द कहे वापस मुड़ गए। पास बैठा जतिन हल्के से हंस पड़ा। कोई भी आरव से हाथ में पेन ठूंसा जाना नहीं चाहता, उसने सोच। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है? उस फोन कॉल के बाद से वह कुछ अजीब सा है। आरव के विचार उथल पुथल में थे। उसका पहला मिशन आखिर होगा क्या? क्या वे उसे धीरे धीरे शुरुआत में कुछ आसान देंगे, या यह एक इम्तिहान होगा, उसे परखने का तरीका? क्या उन्हें लगता था कि उसे अपनी तरफ रखने का मतलब पूरे स्कूल पर कब्जा करना है, कि वह किसी बड़े प्लान की कुंजी है? मुझे इसमें अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना होगा, आरव ने खुद को याद दिलाया। मुझे चिराग के साथ चतुराई से खेलना होगा, उसकी अच्छी किताबों में रहना होगा ताकि मैं उसकी हिटलिस्ट में ना हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ये पता लगाना होगा कि चेतन के साथ वाकई में क्या हुआ था और वह सारा पैसा कहाँ गया। अगर निरस्त सेना के सिंडिकेट लेवल पर कनेक्शन थे, तो दूसरी गैंग को भाड़े पर लेना मदद नहीं करेगा। कोई भी यह काम लेने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक कि उन्हें नहीं पता कि वे वास्तव में किसके खिलाफ जा रहे हैं। मैं फिर से अच्छी फॉर्म में हूं, आखिरकार कुछ ट्रेनिंग के लिए तैयार, जतिन ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद हमें साथ में स्पारिंग करनी चाहिए। तुम मुझसे थोड़ा बेहतर हो, तो इससे मुझे सुधार करने में मदद मिलेगी, है ना? आरव ने मुड़कर उसे एक नजर दी। मेरा मतलब बहुत बेहतर, जतिन ने जल्दी से खुद को ठीक किया, हाथ उठाकर समर्पण करते हुए। ठीक है, शांत हो जाओ, लेकिन गंभीरता से। मैंने बहुत सुधार किया है। पिछले बार उस आदमी ने मुझे अचानक पकड़ लिया था। अगली बार मैं बेहतर करूंगा। सॉरी। वे हॉलवे में चल रहे थे जब आरव अचानक रुक गया। मेरे लिए एक काम करो, ग्रीन, आरव ने कहा, बिना उसकी ओर देखे। ऐसी चीजों के लिए माफी मत मांगो जो तुम्हारी गलती नहीं है। यह एक आदत है जो तुम्हें सिर्फ पीछे खींचेगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जय नीचे की मंजिल पर लॉकरों की कतारों के पास प्रकट हुआ। वह एक सेकंड के लिए रुका, फिर बोला, वैसे मैं पूछना चाहता था, वह पहले का फोन कॉल, क्या वह उस दिन की घटना के बारे में था? जय की आवाज सावधान थी। वह विषय के इर्द गिर्द नाच रहा था, खासकर जब जतिन ठीक बगल में खड़ा था। कुछ हद तक आरव ने कहा, फिलहाल मेरे पास ये कंट्रोल में है। बस याद रखो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर तुम्हें मुझसे कोई खबर नहीं मिलती तो उस नंबर पर कॉल करना। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जतिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुम मुझे बातचीत से बाहर क्यों रख रहे हो? फिर कुछ क्लिक हुआ। रुको, उस दिन क्या कुछ हुआ था? क्या वह उस आदमी के बारे में था जिसने हम पर हमला किया था? क्या तुम्हें पता चला कि क्या चल रहा है? तुम लोग मुझे बस पीछे बैठकर कुछ न करने के लिए नहीं कह सकते, जबकि तुम मेरी पीठ पीछे चीजें संभाल रहे हो, जतिन ने निराशा से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। उस सनकी ने मुझ पर हमला किया था, याद है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे जानने का हक है कि क्या हो रहा है? उसकी आवाज में एक तनाव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। उसका एक हिस्सा धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन एक हिस्सा ये भी समझ रहा था, वह डड वाला, और जिस ग्रुप के लिए वह काम करता है, वे हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, आरव ने कहा। हम उन्हें उसी तरह नहीं हरा सकते जैसे हमने दीपक को हराया था। भले ही तुम या सुरेश वहां होते, मुझे नहीं लगता कि नतीजा बदलता। किसी और को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। अब जय और जतिन को दोषी महसूस हो रहा था, जैसे आरव सिर्फ उनकी रक्षा के लिए हर चीज का बोझ उठा रहा था। जैसे ही वे स्कूल के दरवाजों तक पहुंचे और बाहर कदम रखा, आरव रुका और उन दोनों की ओर मुड़ा। मैं आज जिम नहीं जा रहा, उसन ए कहा। उन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, बस लाखपति लाइनेज को बढ़ाने पर ध्यान दो। यह अभी मेरी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है। वह द पिट वाला आदमी
वाकई में वह रवि था, वहां खड़ा, अपनी चौड़ी दांतेदार मुस्कान के साथ। वह उत्साह से हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहा था, जैसे वे पुराने दोस्त हों जो लंच के लिए मिल रहे हों, इस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कि उसकी बदनामी ही लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। रवि की यादें अभी भी जतिन और जय के दिमाग में ताज़ा थीं। उन्हें निजामाबाद की उनकी यात्रा याद थी, जब वे पहली बार द पिट के सदस्यों से मिले थे। कैसे उन्हें एक कोने में धकेल दिया गया था, जीवित रहने के लिए लड़ने को मजबूर किया गया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा याद रहा वह था रवि। जिस तरह उसने दीपक और उसके गिरोह के खिलाफ लड़ा था वह अविस्मरणीय था। जंगली, बेरहम, अप्रत्याशित, इसमें कोई शक नहीं था। वह ताकतवर था, लेकिन उसे सहयोगी के रूप में सोचना, ये पूरी तरह से कुछ और था। जिस पल उन्होंने उसे चांदपुर हाई के गेट पर देखा, दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या किसी ने उसे उनके पीछे भेजने के लिए किराए पर लिया था? रुको, हम डर क्यों रहे हैं? जतिन ने अचानक कहा, खुद को उत्साहित करने की कोशिश करते हुए। ये हमारा स्कूल है और वह अकेला है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तुरंत महसूस हुआ कि छोटी ही कुछ गड़बड़ है। उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक कांप रहा था। मेरे साथ क्या गलत है? उसने दांत भींचते हुए सोचा। क्या यह उस डड वाले से लड़ाई की वजह से है? मैं आरव से हारा था और मुझे ऐसा नहीं लगा था। यहां तक कि जब कबीर ने मुझे हराया तब भी मैं नहीं कांप रहा था। तो अब क्यों? इस बीच जय ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा, स्कूल के सामने आरव के बगल में खड़ा हो गया। हाँ हाँ, रवि ने लापरवाही से जवाब दिया, अभी भी मुस्कुराते हुए। तुम इस स्थिति में बॉस हो, कम से कम अभी के लिए। मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया, तुम्हारे बुलावे पर तुरंत आ गया। लेकिन मुझे कहना होगा, मुझे हैरानी है कि तुमने यहाँ इन सभी जगहों में से मिलने का फैसला किया। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे साथ खड़े होने का यह अच्छा दिखता है? वह इतना अनोखा था कि उसे नजरअंदाज करना असंभव था। जंगली बाल, अजीब ऊर्जा और फैश न सेंस, ऐसा जैसे उसने किसी थ्रिफ्ट स्टोर के बच्चों वाले सेक्शन को लूट लिया हो। लेकिन उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो लोग अभी अभी समझने लगे थे। वह लड़का कौन है? एक लड़की ने फुसफुसाया। वह क्यूट है, दूसरी ने जवाब दिया। उसकी नजरें जरा ज्यादा देर तक टिकी रहीं। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। और वह मुस्कान, मैं उसे दीवार के सहारे मुझे दबाने दूंगी और जो चाहे करने दूंगी। एक और लड़की ने हंसते हुए कहा, जरा ज्यादा ऊंची आवाज में। टिप्पणियां सूक्ष्म नहीं थीं, और जैसे ही लड़कियां पास से गुजरी वे ठहाके मारकर हंस पड़ी, साफ तौर पर अपनी रुचि छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थीं। सचमुच यही है जो लड़कियों को अब पसंद है, जतिन ने अचानक कहा, रवि को घूरते हुए। एक सेकंड के लिए उसने वाकई में अपने लुक को बदलने पर विचार किया। कपड़ों की बात हो रही है, आरव ने कहा, पहले से ही एक योजना बनाते हुए। तुम दोनों का साइज लगभग एक जैसा है। जतिन, रवि को अपनी यूनिफॉर्म उधार दे दो। रुको, मैं क्यों? जतिन ने विरोध किया, अपनी स्कूल ब्लेजर को इस तरह पकड़ लिया जैसे वह सोने की बनी हो। मुझे अपनी यूनिफॉर्म क्यों देनी पड़ेगी? क्या तब छोटे ओ मैंने अभी नहीं कहा कि तुम उसका स्टाइल आजमाना चाहते हो? जय ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। ये रहा तुम्हारा मौका बदलने का। आरव ने सिर हिलाया। देखो, हमारे पास समय कम है। हम तुम्हारे चारों ओर एक घेरा बनाए और गे, बस यहाँ जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं तुम्हें कपड़ों के लिए पैसे दूंगा। जतिन ने नाटकीय ढंग से आह भरी, लेकिन अगले ही पल उसे स्कूल की दीवार के कोने में ले जाया गया, जहां से बाकी छात्र बाहर निकल रहे थे, वहां से लगभग 20 मीटर दूर। जैसे ही और लड़कियां स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकली, उनकी नजरें तुरंत जतिन पर पड़ी। कुछ ने इशारा किया, फिर हंसी शुरू हुई, वैसी नहीं जैसी रवि को मिली थी, फ्लटी और घबराई हुई। नहीं, ये तो सीधे सीधे उसका मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। और जतिन को ये पता था। मैं लड़कियों से नफरत करता हूं, जतिन ने नाटकीय ढंग से घोषणा की। बस हो गया, अब मुझे लड़के पसंद हैं। अरे अरे, जय ने अपने हाथ उठाते हुए कहा, थोड़ा शांत हो जाओ। सबसे पहले, मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा काम करता है। और दूसरा, अगर तुम गंभीर हो तो इसे मजाक के तौर पर यूं ही नहीं उछालो। वह मुस्कुराया, लेकिन अगर तुम गंभीर हो तो मुझे कुछ सबूत चाहिए। तुम दोनों बेवकूफ, इसे बंद करो, आरव ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं लाखपति लाइनेज और पूरे स्कूल की स्थिति तुम दोनों के हाथों में छोड़ रहा हूं। और जिस तरह तुम व्यवहार कर रहे हो, उससे तुम वाकई मुझे निराश कर रहे हो। खासकर तुम, जय। दोनों सीधे हो गए, उनके चेहरे के भाव थोड़े ज्यादा गंभीर हो गए। आरव के शब्दों ने घर कर लिया था। मुझे थोड़ा रहस्य पसंद है, जरूर, लेकिन ये सिर्फ कुछ
हाई स्कूलर्स को पीटने से कहीं ज्यादा गंभीर लगता है। ठीक है, अब समझ आया, रवि ने कहा, अपने हाथ सिर के पीछे बांधते हुए, जैसे ये बस एक आम सैर हो। उसे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म का लुक भी काफी पसंद आ रहा था और वह सोच रहा था कि अगर बाकी लोग उसे इस गेटअप में देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये काफी जंगली है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पास अपने कारण होंगे। उसने आरव की ओर देखा। तो प्लान यह है, हम एक और स्ट्रीट गैंग में शामिल हो रहे हैं। वही लोग जो उन छोटे मोटे गुंडों को चला रहे हैं जिन्हें हमने पहले धुन दिया था। और अब वे तुम्हें उनके साथ शामिल होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को साथ लाओ। चूंकि तुम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे, तुमने मुझे चुना। ठीक समझा ना? बिल्कुल नहीं, आरव ने जवाब दिया। मैं अपने लोगों पर भरोसा करता हूं, लेकिन वे अभी इस तरह के काम के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें गैंग की दुनिया का पता नहीं है, जैसा तुम्हें है। उन्हें नहीं पता कि जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तो क्या करना है। तुम्हें पता है, और मेरे पास जो दूसरी पसंद थी, उनमें से तुम्हारा चेहरा सबसे मासूम लगता है। रवि ने अपने हाथ उठाए और अपनी नंगी ठुड्डी को सहलाया। हालांकि उसके बाल जंगली और लंबे थे, बाकी त्वचा काफी गोरी और बिना बालों वाली थी। और तुम्हें भी पता है कि गैंग्स और ग्रुप्स के सामने खुद को कैसे संभालना है, जैसा तुमने हमारे साथ किया था, है ना? रवि ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, साफ तौर पर और जानने की कोशिश करते हुए। सही। प्रश्न हवा में लटक गया। रवि ऐसा नहीं था जो खुलेआम टटोलता हो, लेकिन आरव में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान करता था, अच्छे तरीके से। वह एक पहेली था, एक ऐसा लड़का जो ऐसा चलता था जैसे वह इस खेल में बहुत गहरे तक हो, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। स्कॉर्पियन गैंग के नेटवर्क को कुछ भी नहीं मिला। अगर उन्हें बस कोई जानकारी नहीं मिली होती, शायद वह इसे छोड़ देता, लेकिन उन्हें जांच रोकने के लिए कहना, वरना मुसीबत होगी। वे दोनों शहर के किनारे पर एक पुराने टूटे फूटे बस स्टॉप, पुराना बस अड्डा पर पहुंच गए थे, जो तयशुदा पिकअप पॉइंट था। वे वहां खड़े थे, इंतजार करते हुए। दूर से ट्रैफिक की भनभनाहट, हवा में कुछ अनकहा सा चार्ज। रवि को लगा कि यह उसका सबसे अच्छा मौका है। अंतिम लक्ष्य, आरव ने बिना रुके कहा, पकड़े न जाना है। इससे रवि को हल्की सी हंसी आ गई। मुझे तुम्हारी हर समय जरूरत नहीं पड़ेगी, आरव ने आगे कहा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि यह ग्रुप वाकई कितना खतरनाक है। एक बार मुझे पता चल जाए, मैं तेजी से कदम उठाऊंगा। सच तो ये था कि रवि को वाकई परवाह नहीं थी कि आरव ऐसा क्यों कर रहा है। जब तक पैसे आते रहते, यह उसकी समस्या नहीं थी। वह एक गैंग बॉस था जो मोटी तनख्वाह के लिए सिपाही बनने का नाटक कर रहा था। आसान पैसा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम स्कॉर्पियन गैंग की भी जांच कर रहे थे, है ना? मुझे मत बताओ, मुझे अंदाजा लगाने दो। उन्होंने तुम्हारे पिताजी को मारा, तुम्हें साम्राज्य छोड़ दिया, और अब तुम सुनहरे क्रेडिट कार्ड के साथ बदला ले रहे हो। ये रवि की बनाई हुई एक थ्योरी थी। यह इस बात को नहीं समझाता था कि हर बैकग्राउंड चेक में आरव एक भूत क्यों था, लेकिन यह उसके बॉडीगार्ड, नकदी और उसके अजीब प्रभाव को जरूर समझाता था। फिर भी आरव ने इस चारा को नहीं लिया। तुमने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ रखी हैं, आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया। मेरा पैसा मेरा मामला है। मैं इसे जैसा चाहता हूं वैसे खर्च करता हूं, और तुम्हें बस इतना जानना जरूरी है। उसने तिरछी नजर से देखा, और अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की तो तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं चलेगा। तो कोई ख्याल मत लाना। आरव और रवि सड़क पार करके कार की ओर बढ़े। आरव पहले ही बता सकता था, यह कोई संयोग नहीं था। पिछले बार निरस्त सेना ने एक कबाड़ गाड़ी भेजी थी। अब वे चमचमाता स्वागत का गलीचा बिछा रहे थे। पहले से ही मुझे प्रभावित करने की कोशिश, आरव ने सोचा। लगता है कोई बहुत ज्यादा फायदे बेचने की कोशिश कर रहा है। बचकाना चाल। अगर हम निरस्त सेना में जा रहे हैं, आरव, तुम्हें मेरी तनख्वाह दोगुनी करनी होगी। रवि की टिप्पणी से साफ था कि वह निरस्त सेना को पहचानता था, और यह कोई सुनी सुनाई बात या प्रतिष्ठा की वजह से नहीं था। वह उन्हें जानता था क्योंकि विक्रम एजेंट डट की वजह से। बस एक नजर ही काफी थी। ये कार नहीं थी, न ही उनके कपड़ों का तरीका। कम से कम आरव को ऐसा नहीं लगता था, बल्कि उनके सामने खड़े उस आदमी की एक नजर की वजह से। आरव को याद था जब लोग उसे देखते थे और तुरंत याद कर लेते थे कि वह कौन है, लेकिन अब पुरानी बातों को याद करने का समय नहीं था। आरव को आश्चर्य हुआ कि यह बात उसे पहले क्यों नहीं सूझी। उसने रवि से उनके बारे में क्यों नहीं पूछा। दोनों ही स्ट्रीट गैंग के दिग्गज थे। हमेशा यह संभावना थी कि उनके रास्ते कहीं न कहीं मिले हों, या कम से कम करीब से गुजरे हों।
फिर भी आरव ने खुद को याद दिलाया, वे अलग अलग शहरों से आए थे। यही मुख्य कारण था कि उसने इस बारे में बात नहीं की थी। उसने सोचा था चूंकि उसने पहले निरस्त सेना के बारे में नहीं सुना था, तो यह मान लेना सुरक्षित था कि रवि ने भी नहीं सुना होगा। गलत अनुमान। वे एक क्रॉसवॉक की ओर बढ़ रहे थे, सामने से गुजरती कारों की कतार का इंतजार करते हुए। इस देरी ने उन्हें दूसरों से मिलने से पहले कुछ पल अकेले दे दिए। रुको, आरव ने इंजनों की गड़गड़ाहट को काटते हुए कहा। तुम उन्हें जानते हो? मतलब तुमने उन्हें पहले देखा है? रवि ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सबको नहीं। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे मुझे नहीं पहचानेंगे। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो तुम्हें कैसे पता कि वे कौन हैं? वह एक सेकंड के लिए रुका, जैसे वह सोच रहा हो कि कितना कहना है। फिर उसने कहा, वह मुझे नहीं जानता। हम कभी नहीं मिले, लेकिन उसने अपने समय में गैंग सीन में बहुत हंगामा मचाया था। जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा। कुछ गिरोह उसके सिर के पीछे पड़े थे। वह कुछ समय के लिए निशाना बना था। हाँ, मैं इसमें शामिल नहीं था, लेकिन मैंने नजर रखी। उसने मेरा ध्यान खींचा, तो मैंने उसका चेहरा याद कर लिया। बाद में पता चला कि वह निरस्त सेना में शामिल हो गया। मुझे नहीं पता कि अब पूरा ग्रुप कितना ताकतवर है, लेकिन वह आदमी विक्रम खतरनाक है। ये सच है। आरव ने कुछ दिन पहले नया भोजन रेस्तरां में हुई उस छोटी सी लड़ाई के बारे में सोचा। विक्रम ने खुद को एक प्रो की तरह संभाला था। तब भी आरव बता सकता था कि वह कोई साधारण गुंडा नहीं था। लेकिन अगर रवि ने उसका पहले ध्यान रखा था, और अगर विक्रम की गैंग्स में ऐसी प्रतिष्ठा थी। जब वे कार तक पहुंचे, वे पीछे की सीट पर फिसल गए। इंटीरियर हैरान करने वाला था, चिकना, विशाल, और सीटें ऐसी थी जैसे किसी लग्जरी लाउंज के कुशन हो। आरव ने तुरंत समझ लिया कि पीछे की जगह सामने से ज्यादा थी और हर इंच में हाई एंड का एहसास था। लेकिन उनकी नजर सब छोटी ई ऑफिस पर नहीं रुकी। ड्राइवर की सीट पर पहले से ही कोई बैठा था, और वह विक्रम नहीं था। उस आदमी की दाढ़ी उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढक रही थी और उसका चेहरा बिना किसी भाव के था, जो उनके अंदर आने पर जरा भी नहीं बदला। उसने वैसी ही टोपी पहनी थी जैसी विक्रम की थी, वही स्टाइल, वही अजीब सा चिन्ह जो टोपी के ऊपर टांका गया था। ये समानता कोई संयोग नहीं थी। मेरा नाम नवीन कुमार है, उस आदमी ने संक्षिप्त और सीधे स्वर में कहा। मुझे जनरल ने भेजा है ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि निरस्त सेना में जिंदगी कैसी होती है। उसने रियरव्यू मिरर से उनकी ओर देखा, उसकी तीखी नजरें आरव पर टिक गईं। नवीन ने फिर से बोला, उसकी आवाज शांत, लगभग लापरवाह। ये कार, इसकी कीमत एक अपार्टमेंट जितनी है। यह उन सुविधाओं में से एक है जो हमें सर्जेंट्स को मिलती है। एक लग्जरी जो जनरल ने खुद दी है। नवीन ने आगे कहा, ज्यादातर गैंग्स के उलट, हमारा जनरल उन लोगों को पुरस्कृत करने में विश्वास रखता है जो मायने रखते हैं। उस पल विक्रम पैसेंजर सीट से मुड़ा, पहली बार उनकी आंखों से आंखें मिलाते हुए। मैं और नवीन, हम एक ही रैंक पर हैं, सर्जेंट्स, विक्रम ने समझाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी, बस जनरल से एक कदम नीचे। रैंकिंग सिस्टम वाकई में बहुत समझ में नहीं आता, सच कहूं तो। हर कोई अलग अलग यूनिट से आया है, अलग अलग अतीत से, तो हमने चीजों को सरल कर दिया। रवि को अपने चेहरे को सीधा रखने में मुश्किल हो रही थी। ये साफ था, निरस्त सेना उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। कार, बातचीत, यहां तक कि नवीन जैसे का छोटी ईसी को व्यक्तिगत तौर पर भेजने का प्रयास, यह अब सिर्फ आरव के बारे में नहीं था। वे उन दोनों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आरव ने रवि को अपने साथ रखने के लिए इतना पैसा देने का वादा किया था जितने में 2 ऐसी लग्जरी कारें खरीदी जा सकती थीं। ये जानकारी, इसका सरासर विडंबना, रवि के लिए अंदर ही अंदर सहन करना मुश्किल था। नवीन ने फिर से बोला, इस बार और नुकीले ढंग से। चिराग, तुम्हारे लिए, आरव, और शायद तुम्हारे दोस्त के लिए भी, अगर वह हमें हैरान कर दे, अपनी गर्दन जोखिम में डाल रहा है क्योंकि उसे तुम में संभावनाएं दिखती हैं। अब नवीन ने आगे कहा, चिराग चाहता है कि तुम उस स्तर तक पहुंचो कि तुम खुद एक लेफ्टिनेंट बनो। वे एक विशाल रेस्तरां के सामने रुके, 2 मंजिला, जिसके सामने एक विशाल स्टाइलिश ड्रैगन लिपटा हुआ था। उसका शरीर एक अंतहीन लूप में मुड़ा हुआ था जो नियन रोशनी से चमक रहा था। एक हॉटपॉट वाला रेस्तरां, हाई एंड। नवीन अपनी सीट पर थोड़ा मुड़ा। देखो, सच यह है, हमें अभी सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत है। निरस्त सेना को बढ़ाने के लिए ताकत सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि रुतबे में। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नवीन ने फिर से शुरू किया।
हम अब स्ट्रीट गैंग के रूप में नहीं देखे जाना चाहते। वह लेबल, वह हमें पीछे खींचता है। हम अब ऊंचा निशाना लगा रहे हैं। हम अगले स्तर के रूप में जाने जाना चाहते हैं। एक संगठित समूह। और रंगरेखा गैंग, नवीन ने जोड़ा। वे कोई छोटे मोटे गिरोह नहीं है, जैसा विक्रम ने पिछले बार समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने पहले ही वह छलांग लगा ली है। वे एक संगठित समूह हैं। और अभी हम उनके साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध के बीच में हैं। इस बार, नवीन ने कहा, आरव की ओर वापस मुड़ते हुए, हम चाहते हैं कि तुम हमें दिखाओ कि तुम में क्या है। साबित करो कि तुम सिर्फ एक फाइटर से ज्यादा बनने की काबिलियत है। साबित करो कि तुम में निरस्त सेना में लेफ्टिनेंट बनने का टैलेंट है। आरव बाहर निकला, उसके जूते फुटपाथ पर हल्के से ठक से टकराए। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहां खड़ा रहा, नगा भोजन रेस्तरां को देखता हुआ, 2 मंजिल के चमकते साइन और लिपटे हुए ड्रैगनों को, जो रात के खिलाफ एक चुनौती की तरह चमक रहे थे। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम सत्ता और खिताब के सपने बेच रहे हो उस आदमी को जो स्कॉर्पियन गैंग का लीडर है। अब आरव को बड़ी तस्वीर समझ आने लगी थी, न सिर्फ वही जो उसके सामने हो रहा था, बल्कि पूरा सिस्टम। गहरा ढांचा, हर कदम के पीछे छिपी महत्वाकांक्षाएं। उसे यह पहले ही समझ लेना चाहिए था जब रंगरेखा गैंग ने नया भोजन रेस्तरां पर हमला किया था। वह कोई बेतरतीब हमला नहीं था। वह जगह तो निरस्त सेना के लिए कोई बड़ा केंद्र भी नहीं लगती थी। यह एक विचलन था, एक छोटा सा चौकी, कोई बेस नहीं। और फिर भी रंगरेखा गैंग ने उस पर जोरदार हमला किया था, फिर कई दूसरी जगहों को निशाना बनाया। इस तरह का समन्वय स्ट्रीट गैंग जैसा नहीं था। ये रणनीतिक था, ये युद्ध था। अब समझ में आया कि निरस्त सेना अपने खेल को क्यों ऊपर ले जाना चाहती थी। वे स्ट्रीट लेवल के रूप में देखे जाने से संतुष्ट नहीं थे। वे विकास की तलाश में थे, रुतबे की। यही कारण था कि वे दीपक के पीछे पड़े थे। वह लड़का एक स्वाभाविक प्रतिभा था, क्रूर, कुशल। उसके जैसे फाइटर्स न सिर्फ उपयोगी थे, वे दुर्लभ थे। गैंग में शामिल होने के लिए लाइन लगाने वाले ज्यादातर लोग भारतीय थे। स्ट्रीट लेवल की ताकत, लेकिन एक असली फाइटर, कोई ऐसा जो अकेले 5-10 लोगों को हरा दे और बिना खरोंच के निकल जाए। वह एक मुद्रा था। ऐसे हर फाइटर ताकत का संतुलन बदल सकता था। वे ऐसे लोग थे जिन्हें गैंग भर्ती करने के लिए मार डालते थे और प्रतिद्वंद्वी बनने से रोकने के लिए भी मारते थे। क्योंकि अगर तुम ऐसे किसी को अपने साथ नहीं लाए, तो तुम लगभग ये गारंटी दे रहे थे कि वे एक दिन अपनी खुद की गैंग शुरू करेंगे। और कोई भी उस जानवर का सामना नहीं करना चाहता था जिसे वे वश में करने में नाकाम रहे। 10 आदमी एक साथ बाहर निकले। सभी ने वही बेरे और कैमो पैंट पहने थे जो पहले देखे गए थे। मिलिट्री वाइब्स के साथ स्ट्रीट गैंग की तीक्ष्णता। ये वही यूनिट थी जिसे आरव ने पिछले बार देखा था। उन्होंने उसे तुरंत देख लिया और एक छोटा, सम्मानजनक इशारा किया। सलाम नहीं, लेकिन लापरवाह भी नहीं। यूनिट के एक सदस्य ने रेस्तरां की ओर बढ़ते हुए रुककर देखा। उसकी आंखें आरव पर टिक गईं। एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान उसके मुंह पर खींच गई। इस बार दोस्त लाए हो? रोहन ने सूखे मजाक के साथ पूछा। शायद उसे बता देना चाहिए, कोई उसकी नानी नहीं बनने वाला। और कौन जानता है, शायद कोई और थाली उड़कर आए। गड़बड़ हो सकती है। अंदर जगह भरी हुई थी। परिवार हॉटपॉट्स के आसपास जमा थे, उबलते शोरबे से भाप उठ रही थी। जोड़े शांत भोजन साझा कर रहे थे, बूथस में बटे हुए। एक गर्म भनभनाहट ने जगह को भर दिया। बातचीत, हंसी, धातु की चॉपस्टिक्स की खनक। रेस्तरां में एक विशिष्ट पूर्वी थीम थी। गहरे लाल और सुनहरे रंग, दीवारों पर लिपटे ड्रैगन के आभूषण, सुंदर पंक्तियों में सजे फूलदान। ये लगभग औपचारिक सा लगता था, शांतिपूर्ण। फिर नवीन और विक्रम अंदर आए और कमरे का तापमान गिर गया। नवीन ने इंतजार नहीं किया। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज शोर को काटते हुए। हमें इस जगह पर एक नियोजित हमले की खबर मिली है। जो भी स्टाफ में नहीं है, अभी निकल जाएं। आपको मुआवजा मिलेगा, बस जाओ। जैसे ही मेहमान सामने के प्रवेश द्वार से भागे, अराजकता शांति में बदल गई। रवि पीछे की ओर खड़ा था, उसके होठों पर एक मुस्कान खींच रही थी। जैसे ही आखिरी आम नागरिक बाहर निकला, नवीन आगे बढ़ा, रेस्तरां के बीचों बीच से चलता हुआ जैसे वह उस जगह का मालिक हो। उसकी मौजूदगी चुंबकीय थी, शांत, खतरनाक, अटल। अचानक चीख के साथ एक आदमी ने काउंटर से कैंची उठाए और नवीन की ओर फेंकी। तीखी, तेज। नवीन ने बस थोड़ा सा हटकर कैंची को अपने कंधे के पास से गुजरने दिया, जो बिना नुकसान के फर्श पर खटखटाती हुई गिरी। विक्रम के रास्ते में आने वाला पहला व्यक्ति ज्यादा देर नहीं टिका। विक्रम ने छलांग लगाए,
हवा में मुड़ते हुए उसकी टांगे उस आदमी के हाथ को जाल की तरह जकड़ लिया। उसने दोनों को एक तरल गति में जमीन पर पटक दिया। हमलावर के जवाब देने से पहले विक्रम की टांगों ने क्रूर सटीकता के साथ मुड़कर उसे सेकंडों में निहत्था कर दिया। ऊपर एक और दुश्मन ने छलांग लगाई। नवीन ने अपनी मुट्ठी सीधे उस आदमी के गले में मारी, फिर उसे कॉलर से पकड़कर बालकनी से नीचे फेंक दिया। वह आदमी जमीन पर जोर से गिरा, मृत वजन की तरह। रवि ने एक तरह की विस्मय के साथ देखा। नवीन न सिर्फ ताकतवर था, वो कुशल था। हर प्रहार साफ था, क्रूर, कोई बर्बादी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस शुद्ध विनाश। वह एक दुश्मन से दूसरे की ओर तूफान की तरह बढ़ा, हर लक्ष्य को तात्कालिक क्रूरता के साथ तोड़ता हुआ। कुर्सियां, दीवारें, कोहनियां, घुटने। अगर वह दुख दे सकता था, वह उसका इस्तेमाल करता था। मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए, उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम इन लोगों से लड़ने की योजना नहीं बना रहे हो, उनमें से किसी से भी, क्योंकि नवीन और विक्रम दोनों, रवि ने आगे कहा, वे A+ क्लास के हैं। उसने रुककर इसे गहराई तक उतरने दिया। इसका मतलब है वे मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। आरव शर्मा ने रवि शेट्टी के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना। A+ क्लास रैंक वाले फाइटर्स। लेकिन सच तो ये था कि उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है, कम से कम रवि शेट्टी के मापदंडों के हिसाब से तो नहीं। रैंकिंग सिस्टम कोई सार्वभौमिक या व्यापक रूप से जाना माना नहीं था। ये कुछ निजी था, कुछ ऐसा जो रवि शेट्टी अपनी प्रतिभा के रूप में दावा करता था। लोगों को मापने का उसका अपना गुप्त तरीका। कुछ लोग कहते थे कि यह सिर्फ अहंकार था, कुछ इसे वृत्ति कहते थे, और अन्य, खास तौर पर जो उसे पसंद नहीं करते थे, सोचत ये थे कि रवि शेट्टी यह सब चलते फिरते बनाता था। कोई नहीं जानता था कि उसका तथाकथित रैंकिंग सिस्टम कहाँ से आया। कोई मैनुअल नहीं था, कोई स्केल नहीं, कोई सूची नहीं, बस रवि शेट्टी की अंतर्जनन। लेकिन इसके बावजूद जो लोग उसके सबसे करीबी थे, जिन्होंने उसे लड़ते देखा था, जिन्होंने उसे हथियारों का आकलन करते और जिंदा निकलते देखा था, वे बेहतर जानते थे। वे जानते थे कि जब रवि शेट्टी किसी को रैंक देता था तो वह इसे हल्के में नहीं करता था। वह बड़ा चढ़ाकर बोलने वाला नहीं था। वास्तव में अगर कुछ था तो रवि शेट्टी अपने रैंकिंग्स के बारे में बहुत विनम्र था, बहुत सख्त। तो ये तथ्य कि उसने निरस्त सेना के 2 सर्जेंट्स नवीन और विक्रम जोशी को A+ क्लास का दर्जा दिया था, इसका मतलब कुछ गंभीर था। इसका मतलब था कि वह उन्हें अपने से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा प्रभावी और संभवतः ज्यादा घातक मानता था। यह विचार आरव शर्मा का सीने में एक वजन की तरह गहराई तक बैठ गया। तुम्हें लगता है मुझे यह नहीं पता था? आरव शर्मा ने तीखे लेकिन शांत स्वर में जवाब दिया। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उनकी बकवास के साथ खेल रहा हूं? जवाब ने रवि शेट्टी को हैरान कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसे लगता था कि आरव शर्मा भोला है। आरव शर्मा एक रणनीतिकार था, एक लीडर, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा, प्रभाव और ताकत थी। वह स्ट्रीट स्मार्ट और तेज था। लेकिन यह रणरेखा गैंग पीछे से घुस आया था, दर्जनों की संख्या में, पिछले बार से भी ज्यादा। आरव शर्मा ने तुरंत उनकी संख्या पर गौर किया। रेस्तरां पहले से बड़ा था और ऐसा लगता था कि दुश्मन ने उसी हिसाब से अपनी ताकत बढ़ाई थी। ये पुष्टि थी कि रणरेखा गैंग कोई साधारण स्ट्रीट गैंग नहीं था। वे एक संगठित ताकत थे। उनके पास लॉजिस्टिक्स थे, समन्वय था, रणनीति थी और निरस्त सेना। वे अनुकूलन कर रहे थे। पिछली मुठभेड़ की अराजक लड़ाई के विपरीत इस बार निरस्त सेना ज्यादा सटीक थी, ज्यादा तेज। वे गठन और ढांचे के साथ लड़ रहे थे, जोड़े बनाकर, एक दूसरे का साथ देते हुए, तालमेल के साथ रक्षा और हमला करते हुए। वे कोड वर्ड्स चिल्ला रहे थे, तेज और कुशल, संक्षिप्त भाषा के झटके, लगभग सैन्य संकेतों की तरह जो उनके साथियों को बता रहे थे कि अगला कदम क्या होगा। ये रणनीतिक था, पेशेवर। एक सदस्य ने आने वाले प्रहार के नीचे झुककर उबलते शोरबे का एक गर्म पतीला छीना और उसे कमरे के पार फेंक दिया। गर्म तरल हमलावरों के एक समूह पर छलका जिससे वे दर्द में तितर बितर हो गए। एक और फाइटर नीचे लुढ़का, फर्श से एक चाकू उठाया और उसे दुश्मन के पैर में सटीकता के साथ फेंक दिया। वे यहीं नहीं रुके। दोनों सैनिक आगे बढ़े, पूरी तालमेल के साथ 2 जबरदस्त अपरकट मारे और बिना रुके आगे बढ़ गए। यह अथक था, साफ, घातक। ये दूसरी बार है जब मैंने निरस्त सेना को लड़ते देखा है। आरव शर्मा ने सोचा, उसकी आंखें हर हलचल पर टिकी थीं। लेकिन ये पहले जैसा नहीं है। इस बार वे ज्यादा गंभीर हैं। उन्हें कम चोटें लग रही हैं। वे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं जैसे
उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया हो। वे सिर्फ झगड़ नहीं रहे, वे विकसित हो रहे हैं, कुछ और बन रहे हैं। एक असली यूनिट, एक ताकत। नवीन अपने पैरों पर लुढ़का और ऊपर उछला, अपने घुटने को एक आदमी के सीने में हड्डी तोड़ने वाली ताकत के साथ मारा। इससे पहले कि वह आदमी जमीन पर गिरता, नवीन ने अपनी बॉडी को आगे बढ़ाया, रिबाउंड का इस्तेमाल करके अगले समूह में एक रेकिंग बॉल की तरह टकराया। ये साफ था, नवीन जैसे एक कुशल फाइटर 10 औसत गैंग मेंबर्स से ज्यादा कीमती था, शायद उससे भी ज्यादा। विक्रम जोशी दूसरी ओर एक अलग तरह का तूफान था। जहां नवीन नियंत्रित विनाश था, वहीं विक्रम जोशी उद्देश्य के साथ अराजकता था। वह थकता नहीं था, धीमा नहीं पड़ता था, उसकी जंगली उन्मादी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। चाहे उसने कितनों को गिराया, वह अभी भी वैसा ही चल रहा था जैसे रात का पहला मुक्का हो। उसकी सहनशक्ति भयानक थी, उसकी अप्रत्याशितता और भी बदतर। दो विशाल आदमी उसका सामना करने आए, लंबे मोटे दीवारों को तोड़ने वाले हथौड़ों जैसे। वे आसानी से 7 फीट के थे, मांसपेशियों और वजन का मिश्रण जो ऐसा लगता था जैसे वे दीवारें ढहा सकते हैं। विक्रम जोशी उनके बीच में घुसा, नीचे झुका और एक की टांग के पीछे लात मारी। एक कुर्सी उसके सिर की ओर झूलती आई। नवीन ने इसे आसानी से झुका और सबसे नजदीकी दैत्य के ठुड्डी में अपनी मुट्ठी सीधे मारी। आवाज बीमार करने वाली थी। उसने अपनी बाह को क्रूर चाप में घुमाया, अपनी कोहनी को दूसरे आदमी के चेहरे में जोर से मारा। तुमने अपनी जिंदगी भर अपने आकार पर भरोसा किया है, उसने कहा। तुम्हें कभी असल में लग ना नहीं पड़ा। यही वजह है कि तुम कभी मेरे जैसे किसी से मुकाबला नहीं कर पाओगे। नीचे की मंजिल पर आरव शर्मा और रवि शेट्टी अभी भी प्रवेश द्वार पर खड़े थे, बिना हिले, अवलोकन करते हुए, अध्ययन करते हुए। लेकिन फिर उन्होंने ऊपर देखा। नवीन दूसरी मंजिल की रेलिंग पर खड़ा था, एक विशाल आदमी को उसके चेहरे से पकड़कर ऊपर उठाए हुए। उसकी टांगें एक रैगडॉल की तरह लटक रही थीं। नवीन की पकड़ की जबरदस्त ताकत उसे फर्श से ऊपर उठा रही थी। नवीन ने आरव शर्मा और रवि शेट्टी से आंखें मिलाईं। तुम दोनों बेवकूफ क्या कर रहे हो? उसने दहाड़ा। बस वहां खड़े होकर घूरने वाले हो, या तुम मुझे दिखाओगे कि तुम यहाँ के लायक हो? क्योंकि अभी तुम में से कोई भी निरस्त सेना का खिताब डिजर्व नहीं करता। उसने उस आदमी को बिना औपचारिकता के छोड़ दिया और अपनी बाहें मोड़ लीं। रवि शेट्टी ने आरव शर्मा की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। तुमने सुना, उसने कहा। चलो उन्हें दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पिछली बार के विपरीत इस बार निरस्त सेना अपनी स्थिति अच्छी तरह बनाए हुए थी, वास्तव में बहुत अच्छी तरह। अब तक रंगरेखा गैंग का एक भी सदस्य उनकी पंक्तियों को भेद नहीं पाया था। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। लेकिन आरव शर्मा को बेहतर पता था कि स्थिर खड़े रहना ठीक नहीं। सिर्फ इसलिए कि दुश्मन अभी तक उनके लिए नहीं आया था, इसका मतलब यह नहीं कि वे नहीं आएंगे। जिस क्षण वह और रवि शेट्टी शामिल होंगे, वे नए निशाने बन जाएंगे। इस तरह के युद्ध क्षेत्र में यही होता था, गति तेजी से बदलती थी। आरव शर्मा ने कदम बढ़ाया। उसने एक रंगरेखा गैंग के सदस्य को निरस्त सेना के एक फाइटर के पीछे छिपकर हमला करने की कोशिश करते देखा। उसका हाथ प्रहार के लिए पीछे खींचा हुआ था। आरव शर्मा ने छलांग लगाई, हमलावर को उसकी कॉलर के पीछे से पकड़ा और उसे जोर से न बड़ी नीचे खींच लिया। ये हलचल इतनी तेज और अचानक थी कि उस आदमी का गला लगभग घुट गया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, आरव शर्मा ने उसे जोरदार लात मारी। उसके पैर का किनारा उस आदमी के सिर से टकराया, जिससे उसके एक बीमार करने वाली आवाज के साथ टकरा गए। हमलावर ढेर हो गया और दुश्मन करीब आ रहे थे। उन्होंने आरव शर्मा को खुले में देख लिया था। वह रुका नहीं। उसने अपने बगल की मेज से 2 सिरेमिक प्लेटें उठाईं और उन्हें आने वाले लोगों की ओर फेंक दिया। प्लेटें उनके चेहरों पर इतनी ताकत से टकराईं कि एक को संतुलन खोकर पीछे हटना पड़ा। दोनों हैरान होकर ठोकर खा गए, बस इतने समय के लिए कि आरव शर्मा उन पर धावा बोल दे। उसने एक हमलावर के पेट में घुटना मारा, फिर उसे कंधों से पकड़ा और 3 और क्रूर घुटने तेजी से मारे। प्रत्येक प्रहार ने उस आदमी के फेफड़ों से हवा निकाल दी, जब तक कि वह ईंटों के बोरे की तरह नहीं गिर गया। एक और दुश्मन आरव शर्मा की ओर मांस काटने वाले चाकू को लहराते हुए दौड़ा। आरव शर्मा घबराया नहीं। वह मुड़ा, उस आदमी को जिसे उसने अभी अभी हराया था, हमलावर के रास्ते में धकेल दिया। चाकू उस घायल आदमी के कंधे में गहराई तक धंस गया। उसका अपना सहयोगी हमलावर सदमे में जम गया और आरव शर्मा ने उस मौके का इस्तेमाल करके उसकी ठुड्डी पर कोहनी मारी, फिर उसके पसलियों में सीधा घुटना मारा। यार, आरव शर्मा ने सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया।
इन लोग जो मांस काटने वाले चाकुओं का इस्तेमाल करते हैं, शायद उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। चॉपलाइन बॉयज या कुछ और। दूसरी मंजिल पर नवीन रेलिंग पर चुपचाप खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। उस स्तर पर बाकी सभी का पहले ही हिसाब हो चुका था। पीछे बिखरे हुए लोग, कराहते हुए, बेहोश या उससे भी बदतर। इससे उसे देखने का एक पल मिला। उसकी नजरें आरव शर्मा पर टिक गईं। ये निश्चित रूप से पहले भी लड़ चुका है, नवीन ने सोचा, और सिर्फ एक के खिलाफ एक नहीं। ये लड़का जानता है कि समूह युद्ध को कैसे संभालना है और कैसे उस पर हावी होना है। ये दुर्लभ है, खासकर इतनी कम उम्र के किसी के लिए। नवीन ने अपनी बाहें मोड़ लीं, तकनीक और मानसिकता का अध्ययन करते हुए। ये हिचकिचाता नहीं, जोर से मारता है, साफ खत्म करता है। अगर कोई गिरता है तो वह सुनिश्चित करता है कि वह नीचे ही रहे, और उसे अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करने से डर नहीं लगता। प्लेटें, लोग, कुछ भी घातक। यह एक अच्छी वृत्ति है, स्ट्रीट स्मार्ट। लेकिन और भी कुछ था। इसे हथियारों से भी डर नहीं लगता। जल्दबाजी में उन पर नहीं झपटता, लेकिन जमता भी नहीं। शांत दिमाग रखता है और उद्देश्य के साथ चलता है। वह शांति, वह अनुशासन, ये किसी हाई स्कूलर के लिए सामान्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि चिराग ठाकुर को क्यों लगता है कि यह कुछ लायक है। फिर नवीन की नजर बगल में खिसक गई। दूसरे की ओर, वाइल्ड कार्ड, रवि शेट्टी। वह अपनी बाहें ढीली करके अपनी तरफ लटकाए लड़ रहा था, कंधे थोड़े झुके हुए, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। और फिर धम, वह घूमा, कई प्रहारों से बचता हुआ, और मध्य घूर्णन में एक आदमी के चेहरे पर अपनी हथेली के पीछे से वार किया। जैसे ही एक और प्रतिद्वंद्वी ने प्रहार करने की कोशिश की, रवि शेट्टी पीछे कूदा, केवल अगले ही सेकंड में आगे झपटने के लिए। अपनी बाह को उस आदमी के सीने में हड्डी हिलाने वाले प्रहार के साथ मारा। ये तेज है, नवीन ने सोचा, जैसे इसके सिर के पीछे आंखें हों। ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इसे एक बार भी नहीं छोटे ओ आ गया। एक बार भी नहीं। रवि शेट्टी ने एक आने वाले हमलावर का सिर पकड़ा और उसे एक मेज पर अभी भी उबल रहे गर्म पतीले में दे मारा। वह आदमी चीखा, मसालेदार शोरबा उसकी आंखों और मुंह में जल रहा था। इसे रफ होने की भी परवाह नहीं है। नवीन ने देखा, वह अप्रत्याशितता, वह गति, यही असली हथियार है। नीचे की मंजिल पर आरव शर्मा और रवि शेट्टी अब एक दूसरे की ओर खिसक रहे थे, क्योंकि वे दुश्मनों को गिरा रहे थे। आखिरकार वे रेस्तरां के केंद्रीय गलियारे में फिर से मिले, एक साफ रास्ता जहां कभी वेटर मेजों के बीच बर्तन ले जाया करते थे। आरव शर्मा बिना हिचकिचाहट के आगे दौड़ा। जब वह प्रहार की दूरी में था, उसने तेजी से एक घूमा और एक घूमती हुई साइड किक मारी। उसकी एड़ी उस आदमी के पेट में धंसी, उसे पूरी तरह से उसके पैरों से उठा लिया। बल इतना जोरदार था कि वह हवा में उल्टी करता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। इस पर सोचने से पहले आरव शर्मा पहले ही दूसरे हमलावर पर था। उसने अपने कंधों को सख्त किया, खुद को संकुचित किया, फिर एक मूंगे को फिसलकर उस आदमी के पेट में एक घूंसा मारा। हमलावर झुक गया और आरव शर्मा रुका नहीं। उसने चेहरे पर एक तेज हुक मारा, और जब वह आदमी घुटनों पर गिरा, आरव शर्मा ने अपनी मुट्ठी सीधे नीचे मारी, उसे पूरी तरह बेहोश कर दिया। तुमने सुधार किया है, आरव। तुम अब डी रैंक नहीं हो, अब तुम एक ठोस सी रैंक फाइटर हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नाइट स्टोरीज चैनल पर। धन्यवाद।